Students, today our topic of discussion on the ratio analysis. So, what is the ratio analysis? Ratio analysis is basically a mathematical relationship between two items which is expressed in the quantitative form. As per its definition, ratio analysis expressed in the quantitative terms between figures which have cause and effect relationship or which were connected with each other in some manner or other. सो रेशियो एनालिसिस क्या है? जब हम टू आइटम्स में रिलेशनशिप शो करते हैं और जो हम उसको क्वांटिटेटिव फॉर्म में शो करते हैं, जैसे कि आवर रेशियो इज़ 4.6, 7.8, दिस इज़ द क्वांटिटेटिव फॉर्म. What are the steps for the ratio analysis? The first step is to selection of relevant information. Second, comparison of collective ratios. Third, interpretation and reporting. So what are the advantages of the रेशियो एनालिसिस? कि रेशियो एनालिसिस से हमें क्या बेनिफिट होता है? इट हेल्पफुल टू फोरकास्टिंग, हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. रेशियो एनालिसिस से हमें पता चल जाता है कि हम कितनी ग्रोथ कर रहे हैं या कितना पीछे जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं. मैनेजरियल कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर हमारी किस चीज़ में लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं, अगर हमें उनके रीजंस पता चल रहे हैं, तो वी आर कंट्रोलिंग ऑन दैट आइटम. फैसिलिटी कम्युनिकेशन, इट हेल्प्स टू अ बेटर कम्युनिकेशन. इससे हमें जो मैनेजमेंट को हम रिपोर्टिंग है वो अच्छी तरह से कर सकते हैं. मेजरिंग एफिशिएंसी थ्रू रेशियो एनालिसिस, थ्रू रेशियोज द आंसर्स ऑफ रेशियो एनालिसिस फॉर द डिफरेंट मेथड वी कम्स टू नो दैट हाउ एफिशिएंट वी आर. एंड इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन, और हम अपने जो फॉर्म को कंपेयर कर सकते हैं. सो रेशियो एनालिसिस, देखो रेशियो एनालिसिस बेसिकली जो है पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को, कि अगर एनालिसिस का पार्ट है, ठीक है, तो एनालिसिस का पार्ट है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी फर्म की स्टेटमेंट को एनालिसिस कर सकते हैं. लिमिटेशन क्या है? दैट इज़ अ प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है. मींस हम सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को ही इसमें ध्यान में रखते हैं. इंटर रिलेशनशिप्स, कि हम सिर्फ इंटर फार्म के रिलेशनशिप ही कर सकते हैं. हम जो आउटर गवर्नमेंट अदर फैक्टर्स जो आउटर हैं उनको हम भूल जाते हैं. एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कि हमें इतनी एक्यूरेट नहीं मिलती. लाइक इफ़ हमारा आंसर आता है 7.6, तो वो इतना एक्यूरेट थोड़ी है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता चलता. कंसिस्टेंसी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट वी हैव टू फॉलो टू मच डिफ़िकल्टी. ऑन द अदर हैंड, हम अगर 1 ईयर के बाद उस चीज़ की वैल्यू पता कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, हम जो रेशियो एनालिसिस कर रहे हैं वो हम 1 साल के बाद करते हैं, पर पूरे साल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि टाइम टू टाइम चेंज हो रही हैं, तो वो इसमें हम नोट डाउन नहीं करते. टाइम लॉग, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम लॉग गैप आ जाता है. क्लासिफिकेशन, देखो जो रेशियो है काफ़ी चीज़ों के बेसिस पे उसको क्लासीफाई किया जाता है. तो दे कैन बी बाय स्टेटमेंट, बाय द यूज़र, ऑन द रिलेटिव इम्पोर्टेंस, बाय द पर्पस. सो ऑन द रेशियो ऑफ बाय प्रॉफिट, जिसमें हमारी आती है बैलेंस शीट रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज, बैलेंस शीट एंड P&L रेशियो, जिसमें आती हैं बैलेंस शीट में लिक्विडिटी, प्रॉपर्टी, करंट, डेबिट, इक्विटी, फिक्स्ड, कैपिटल गियरिंग. प्रॉफिट एंड लॉस में आती है ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट. एंड बेसिस एंड P&L अकाउंट में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑन शेयर होल्डर, स्टॉक टर्नओवर, डेबिट टर्नओवर, क्रेडिट टर्नओवर, फिक्स टर्नओवर, अर्निंग पर शेयर. दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, जो बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं, जिसकी हेल्प से ईच एंड एवरी कंपनी जो अपना रेशियो एनालिसिस करती है. बाय द यूज़र्स के, अगर हम बाय यूज़र्स, ये जो क्लासिफिकेशन थी ये बाय स्टेटमेंट के बिहाफ पे थी. अगर हम यूज़र्स की बात करें तो उसको वो इस तरह से कैटेगराइज करते हैं. रेशियो फॉर द मैनेजमेंट्स हैं वो जो अलग आ जाती है, रेशियो फॉर क्रेडिटर्स हैं वो अलग आ जाती है, रेशियो फॉर शेयर होल्डर्स अलग है. देखो यहाँ पे जो रेशियो फॉर क्रेडिटर है, पीछे जो थी हमारी रेशियो फॉर बैलेंस शीट, रेशियो फॉर क्रेडिटर एंड रेशियो फॉर बैलेंस शीट सेम है, और रेशियो फॉर मैनेजमेंट इज सेम विद द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो. तो रेशियोज वही है, लेकिन इसको हमने कैटेगराइज कर दिया यूज़र्स के हिसाब से अलग भी. अब बाय रिलेटिव इम्पॉर्टेंस के हिसाब से जो प्राइमरी रेशियोज हैं उसमें रिटर्न ऑन कैपिटल, एसेट टर्नओवर, प्रॉफिट्स आती हैं. और सेकेंडरी में वर्किंग कैपिटल, करंट, स्टॉक ओवर, ये सारी आती है. सेकेंडरी में हमारे क्रेडिटर, डेबिटर्स आते हैं. ग्रोथ रेशियो में ग्रोथ इन सेल और नेट एसेट्स. देन बाय पर्पस के हिसाब से ये जो we can say on the point of view of the
स्टूडेंट के हिसाब से जो उन्हें लर्न करनी चाहिए वो इस तरह से करनी चाहिए, दैट इज़ अ जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज है उसमें सारे प्रॉफिट्स आते हैं, जैसे नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। टर्नओवर में हमारी स्टॉक टर्नओवर, डेबिट टर्नओवर, क्रेडिट टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, फिक्स एसेट टर्नओवर। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में हमारी करंट लिक्विडिटी कैश, और लॉन्ग टर्म में हमारी प्रॉपर्टी डेप्ट, फिक्स्ड कैपिटल। देखो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, ये क्या है दैट स्टेटमेंट के हिसाब से वो अलग अलग कैटेगरी में है, यूज़र्स के हिसाब से वो अलग अलग कैटेगरी में, पर्पस के हिसाब से वो अलग अलग कैटेगरी में है। तो क्या है जो यूज़र्स उसको अपने बिहाफ पे कैलकुलेट करते हैं, स्टेटमेंट के हिसाब से हमें अपने बिहाफ पे करनी पड़ती है, बट रेशोज सारी यही होती है। जैसे अगर हम बात करें प्रॉपर्टी रेशोज़ में, उसमें पहले आती है हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसमें हमने सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखना है, इसमें हमने कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम कैसे निकाल सकते हैं, करंट एसेट्स में लायबिलिटी को माइनस करके भी निकाल सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में हमने ग्रॉस प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स इंटू 100 लिखना है। नेट सेल्स में हमारी टोटल सेल्स में से रिटर्न्स को हमने माइनस करके लिखना, और सेल्स में हमारी कैश और क्रेडिट दोनों सेल्स आएंगे। फिर ऑपरेटिंग रेशियो, जिसमें हमने कॉस्ट ऑफ सेल और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ओवर नेट सेल इंटू 100 करना है, ठीक है। देन आती है हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, जिसमें हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर सेल्स करना है। ये सारी जो है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, एक्सपेंसेस रेशियो, जिसमें हमारी आती है एडमिनिस्ट्रेटेड, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंशियल रेशियो। देन हमारी आती है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओवर नेट सेल इंटू 100। देन अर्निंग पर शेयर, जिसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा। देन प्राइस अर्निंग रेशियो, जिसमें मार्केट प्राइस ओवर अर्निंग पर इक्विटी। देन पे आउट रेशियो, जिसमें डिविडेंड ओवर अर्निंग पर इक्विटी इंटू 100। देन इंटरेस्ट कवरेज में क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर फिक्स इंटरेस्ट। डिविडेंड यील्ड रेशियो में वो सबसे ऊपर डिविडेंड आएगा और नीचे मार्केट प्राइस रेशियो आएगी। आगे हमारी टर्नओवर रेशियो विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड। मतलब हमने टर्नओवर क्या होती है कि हमारा जो कैश इन्वेंट्री है वो कितने टाइम में कैश को कवर करती है। जैसे गुड्स बनी, उसको मार्केट में सेल किया, कस्टमर ने उसे बाय किया, फिर उसने कैश दिया, वो कितना टाइम पीरियड लेती है। तो उस केस में हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेबिट, क्रेडिटर, एवरेज पेमेंट पीरियड भी इनका निकालते हैं सभी का। वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। ये सभी इनके फॉर्मूलेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को यू हैव टू लर्न दिस ऑल द फॉर्मूलाज, बिकॉज अनलेस आपको फॉर्मूलेज नहीं आएंगे यू कैन नॉट एबल टू solve the sum. So in this statement I just give you a formulas to learn, so that you can learn their categorization, you can learn the formulas, that which formula are covered under which category, so it can be easy for you. As you see, this is a solvency ratio in which there is a current liquid cash position. Long term solvency में fixed assets, debit, property ratio, then capital gearing ratio, solvency ratio,